हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है सुनील सर की क्लास में। एक बार वेलकम करता हूं आप लोग का फिर से पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर, जो कि आगे हमारा जनरल एंट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है बच्चों, पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं अपने जनरल एंट्रीज के। बच्चों, ये जनरल एंट्रीज के लेक्चर मैं जानबूझ के ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। ध्यान रखना, पूरे वीडियो में बने रहना। और हाँ, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा एकेडमी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे हमारे नए लेक्चर आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी हम लेक्चर डाल रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में हम लोग उनके लिंक डालते हैं। आपको यदि पिछला लेक्चर देखना हो तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन पे होता है, आप उस लिंक पर जाएंगे तो आप डायरेक्टली उस लेक्चर पे पहुंच जाएंगे जो कि आपको देखना हो। ओके बच्चों, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो बच्चों देखते हैं आज का जो टॉपिक है। मान लो हमने अपने बिजनेस के जो गुड्स हैं उसको हमने चैरिटी में दे दिया या फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रही बात? या फिर हमने उस गुड्स का खुद पे इस्तेमाल कर लिया, हमने खुद के लिए यूज कर लिया। कहने का मतलब है, मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो फर्नीचर वाले जो आइटम होंगे आपके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। लेकिन आप अपने बिजनेस के स्टॉक में से उस गुड्स को निकालकर आप अपने घर में पर्सनल यूज कर रहे हो। कहने का मतलब है कि उस सामान, उस फर्नीचर को आप क्या कर रहे हो? घर में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, यानी आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ये है, यदि आपने कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। पर्सनल यूज जैसे लिखा हुआ आ जाए ना, आप समझ जाना ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ड्राइंग आपके लिए क्या है? लॉस है। पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मनी इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाता है? हमारा डेबिट हो जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और आपने क्या लिया? गुड्स ले लिया, तो टू परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट यानी आपने जो गुड्स परचेज करके रखा हुआ था ना, उसी में से तो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको क्या करना है? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। वैसे परचेज अकाउंट क्या होता था? डेबिट होता था। कब? जब हम गुड्स परचेज करते थे। लेकिन हमने उस गुड्स को बेचा नहीं है, हमने उस गुड्स को क्या कर लिया? खुद इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज किया है। तो जो चीजें डेबिट में बढ़ती हैं, क्रेडिट में क्या होती है? कम। इसलिए परचेज अकाउंट को आपको क्या करना है? कम करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो ये 5000 का था, तो 5000 और 5000 से हमारा यानी 5000 का गुड्स हमने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर लिया। यानी इसका क्वेश्चन क्या है बन रहा है कि गुड्स वर्थ रुपीज, ऐसे लिखा हुआ है, वर्थ रुपीज 5000 यूज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। पर्सनल यूज की जगह कई बार प्रोप्राइटर यूज लिखा रहता है बच्चों, प्रोप्राइटर यूज लिखा रहता है, मालिक ने खुद इस्तेमाल किया। ठीक है, डोमेस्टिक यूज लिखा रहता है, घर के काम के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से लिखा रहेगा तो भी आपको समझ जाना है कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी गुड्स के साथ कभी भी कोई चीज हुआ हो, चाहे वो पर्सनल यूज हुआ हो। इसी तरीके से आगे करते हैं। मान लो चैरिटी में दे दिया हमने, गुड्स सेंड फॉर चैरिटी। चैरिटी में दे दिया हमने, यानी दान कर दिया हमने किसी चैरिटी, एनपीओ को गुड्स दान दे दिया चैरिटी के रूप में। समझ में आ रही बात? तो आप याद रखना, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, गुड्स सेंड फॉर चैरिटी वर्थ रुपीज 1000, यानी 1000 रुपए का गुड्स हमने क्या कर दिया भाई? चैरिटी में दे दिया। चैरिटी आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए तो चला गया, आपके लिए तो नुकसान है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया टू परचेज अकाउंट 1000। क्या दिया आपने चैरिटी में? आपने चैरिटी में दिया गुड्स, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि गुड्स को यदि आप पर्सनल यूज के इस्तेमाल कर लो
या चैरिटी के लिए इस्तेमाल कर लो, परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वही गुड्स आपने चैरिटी में दिया जो कि आपने परचेज कर रखा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स सेंड फॉर फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमें मार्केट में फ्री सैंपल के रूप में बांटने पड़ते हैं, तब जाके वो जो दुकानदार होता है वो हमें ऑर्डर लिखवाता है कि हाँ भाई साहब आपका गुड सही है, आप एक काम करो इतना माल आप ऑर्डर कर दो। या कई बार आपने मेडिसिन वगैरह भी देखा होगा, डॉक्टर वगैरह को फ्री सैंपल के रूप में दिए जाते हैं। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होते हैं फ्री सैंपल के रूप में कुछ मेडिसिन क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि डॉक्टर्स वगैरह को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो डॉक्टर उसकी मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसे सप्लाई लिखवाए, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो कि फ्री सैंपल के रूप में बांटी गई है, ये एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट होता है। आप सोच के देखो कोई कंपनी फ्री में क्यों बांट रही है, फ्री सैंपल के रूप में क्यों दे रही है, एक तरह से वो अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए फ्री सैंपल के रूप में दे रही है। तो इसकी भी जनरल एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे लिखा है गुड्स सेंड फॉर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल ₹1000, यानी 1000 का गुड्स फ्री सैंपल के रूप में बांटा गया, ठीक है। या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिखा सकता है, सेंड के जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया फॉर फ्री सैंपल। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी बच्चों एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। आपका जो मन करे वो लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि यदि हम गुड्स को क्या करें, गुड्स को चाहे हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लें या चैरिटी में दे दें, या फिर भैया क्या कर ले, या फिर हम फ्री सैंपल के रूप में बांट दें, ठीक है। तो गुड्स को हम कभी भी कुछ इस टाइप से करें तो परचेज अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट, क्योंकि गुड्स बिकेगा तब सेल्स अकाउंट में जाएगा। बिका तो नहीं है, फ्री सैंपल में बांटा है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है, चैरिटी के रूप में दे दिया है, तो इसलिए आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये माइंड में फिट रखना। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूं एबनॉर्मल लॉस की जनरल एंट्री। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, लॉस हमारे दो होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो हमें पहले से पता होता है ये तो होगा ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास एक गैलन में 10 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने 10 लीटर पेट्रोल रख दिया है कहीं पे, और यदि उसका ढक्कन खुला हुआ है या आप उसको कहीं खाली कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। मान लो उस पेट्रोल को आप गाड़ी में डाल रहे हो या कहीं डाल रहे हो तो एवोपरेट होगा, कुछ ना कुछ आपको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो आपने सेब की एक पेटी खरीदी, एप्पल की एक पेटी खरीदी पूरी, ठीक है, जिसमें मान लो 10 kg एप्पल था। लेकिन जब आप उस पेटी को खोलते हो तो कुछ 2-4 एप्पल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़े हुए निकल जाते हैं। सॉरी, आम निकल गया था, एप्पल्स, ठीक है ना। आम का मौसम चल रहा, आम खाता रहता हूँ इसलिए आम निकल गया मुंह से, ठीक है। तो कुछ एप्पल्स क्या हो गए, उसमें से रॉटन निकल गए। तो ऐसी चीजें जो होती है जो हमें प्री डिसाइडेड होता है, हमें पता होता है कि ये होना ही होना है, तो हमारा नॉर्मल लॉस होता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जिसके बारे में हमें पहले से पता ही नहीं होता कि वो होने वाला है। जैसे 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 क्या, जैसे होता है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आज हमारे गोडाउन में आग लग जाएगा, ये हमें पता नहीं होता। क्या किसी दुकानदार को पता होता है आज शाम को मैं अपने आज सुबह अपने दुकान पे जाऊंगा तो पता लगेगा रात में आग लग चुकी है? समझ में आ रही बात है नहीं? तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, यानी वो चीजें जो चोरी हो जाती हैं, चोरी का, आग लग जाने का, एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट भी होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई भी डिजास्टर आ जाए, इन सब का हमें पता नहीं होता कि ये एकदम से हो जाता है। मान लो आपके पास जो माल है आपने मैन्युफैक्चर करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेज रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लॉस जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता, वो क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। समझ में आ रही बात? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसकी एंट्री हम समझेंगे अब। तो इसकी एंट्री समझने के लिए बच्चों मेरी एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा याद रखना, जो गुड्स होता है ना हमारे पास,
गुड्स जो होता है हमारे पास, यानी रीसेल करने के लिए जो आइटम है, गुड्स जो है वो या तो हमारे पास क्या होगा, अनइंश्योर्ड होगा, अनइंश्योर्ड होगा, या फिर वो क्या होगा, इंश्योर्ड होगा। इंश्योर्ड का मतलब आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा होगा। थोड़ा इमेजिन करो, आपके गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है, या तो आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा होगा, ठीक है, या फिर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा, यही तो हो सकता है। अब याद रखना, यदि वो अनइंश्योर्ड है, आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, आपने अपने गुड्स की इंश्योरेंस ही नहीं करवाई है, और वो चोरी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए उनका, या कोई डिजास्टर आ जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटली लॉस होगा। ऐसे केस में आपको टोटली लॉस होगा, आपको कोई भी चीज रिकवर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो अनइंश्योर्ड था, आपने उसको इंश्योर्ड करवाया ही नहीं था। इसी तरीके से इंश्योर्ड वाले में आते हैं। इंश्योर्ड वाले में क्या होता है, यदि आपने गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा है, तो यह क्या होगा, या तो आपको पार्शली लॉस होगा या फिर नो लॉस होगा, कोई लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उस गुड्स का, तो हो सकता है आपको क्लेम कम रिसीव हुई होगी, तो पार्शली लॉस कहते हैं उसको। ठीक है, या फिर आपको ना पूरे का पूरा रिकवर हो गया होगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इंश्योर्ड करवाते हैं तो क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। हमें, आप इंश्योरेंस से क्लेम करते हो, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हो कि सर हमारा इतने का माल लॉस हो गया है, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आप क्लेम करते हो, तो वहां से हो सकता है आपकी क्लेम पूरी मिल जाए तो कोई लॉस नहीं होगा, या फिर पूरी ना मिली हो, कुछ तो मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं आएगा, आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा था, तो अनइंश्योर्ड था, जल गया, चोरी हो गई, सारा माल खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखोगे तो आपको जनरल एंट्री समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे लिखा है लॉस बाई फायर, गुड्स वर्थ रुपीज 5000, 5000 का गुड्स जो है ना वो आग से जलकर नुकसान हो गया। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जब इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के बारे में कुछ ना लिखा रहे ना बच्चों, तो क्या मान के चलेंगे, अनइंश्योर्ड है। क्या आगे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, ऐसा लिखा ही नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्लेम मांगा है, नहीं मांगा है, तो आप क्या मान के चलोगे कि अनइंश्योर्ड गुड्स था ये। तो अनइंश्योर्ड गुड्स है ना भैया, तो क्या होगा, मेरा टोटल लॉस हो जाएगा। इसकी जो जनरल एंट्री होगी क्या लिखेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गुड्स के साथ कुछ भी होगा ना, चाहे हम फ्री सैंपल के रूप में बांटें, चाहे चैरिटी कर दे, चाहे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लें, गुड्स के साथ बेचने से पहले कुछ भी हुआ हो तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि किस गुड्स के साथ हुआ, जो आपने खरीद के रखा हुआ था गोडाउन में। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या होगा, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स जला भाई, 5000। 5000 पहले बताओ, क्लियर है? तो ये लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो गया। लेकिन आपको पता है ये टोटली लॉस हो गया, ये टोटली लॉस है आपका, तो एक एंट्री और पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस बाई फायर कहां दिखाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर जितने भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहे थे उसकी एंट्री ट्रांसफर की जाती है। समझ में आ रही बात? तो आपको यहां लॉस हुआ है लॉस बाई फायर से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर अकाउंट कितना हो जाएगा, 5000। तो ये 5000 आपका टोटली लॉस है, इसलिए पूरे का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये टोटली लॉस वाला केस था हमारा। आगे देखते हैं, तो बच्चों आगे देखते हैं, मान लो लिखा है गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 destroyed by fire and insurance claim received only rupees 8,000। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या हुआ है, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, और क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है सिर्फ 8,000।
यानी बच्चों देखो यहां पे इंश्योरेंस की बात चल गई, इंश्योरेंस क्लेम की बात चल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुड्स हमारा क्या रहा होगा, इंश्योर्ड रहा होगा। ठीक है, तो आप ना जब जर्नल एंट्री करोगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि आपके पास गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, 10,000 का। तो आप इसकी जर्नल एंट्री जब करोगे तो पहली एंट्री करोगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। यदि चोरी हुआ होता ना तो क्या लिखते, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पहले तो आपको ना कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना कितने का माल जल गया भाई, 10,000 का माल जल गया, या कितने का माल चोरी हो गया भाई, 10,000 का माल चोरी हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं? फिर हम ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे जब इंश्योरेंस क्लेम व्लेम की बात चले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ क्लेम रिसीव हुआ है आपको, यहाँ पे देखो 8,000 रिसीव हुआ है। तो पहले आप क्लेम करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे, तो आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर अकाउंट, लॉस बाई फायर अकाउंट। आप क्लेम करोगे कंपनी पे कि साहब हमारा 10,000 का माल जला है। ये क्लेम करने की एंट्री है बच्चों, ये किसकी एंट्री है, बीइंग क्लेम फॉर लॉस। जो हमें लॉस हुआ है ना उसकी क्लेम करने की एंट्री है, हम कंपनी से क्लेम करेंगे। तो कंपनी को डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि कंपनी हमारे लिए क्या बनेंगे, डेटर्स, वो हमें पैसा देंगे, इसलिए कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू लॉस बाय फायर। किस लिए पैसा देंगे, जो लॉस हुआ है आग से जलकर उसका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इंश्योरेंस वाला है तो पहले जितने का माल जला है वो, फिर हम क्लेम करेंगे उसी अमाउंट से। हम तो क्लेम पूरे से करेंगे ना, हम कम क्यों करेंगे, हम तो पूरा क्लेम करेंगे कि भाई इतने का माल जला हमारा। ठीक है, अब जो रिसीव होगा उसके बारे में सोचेंगे। अब हमें जो रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ, हमने क्लेम किया लेकिन रिसीव हुआ सिर्फ 8,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ज्यादातर क्लेम हमें चेक से रिसीव होता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, यह अकाउंट में ट्रांसफर होता है इसलिए क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया मेरे पास, 8,000। किससे आया मुझे, इंश्योरेंस कंपनी से। गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी वाले गिवर है, लेकिन वो 10,000 देने वाले थे, लेकिन मिला कितना मुझे, 8,000। यानी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से, क्योंकि हमें यहाँ पे 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आपको क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। समझ में आ रही बात? तो आप ध्यान रखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि इंश्योर्ड वाले केस में या तो आपको पार्शली लॉस हो रहा होगा या फिर नो लॉस हो रहा होगा। तो ये कौन सा वाला केस है मेरा, पार्शली लॉस वाला केस है। आपको पता लग गया होगा पार्शली लॉस कैसे दिखाया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 destroyed by fire and fully claim received, fully claim received। कहने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपए का माल जला आग से और पूरे का पूरा क्लेम रिसीव हो गया है, यानी यहां पे नो लॉस वाला केस आ गया। इंश्योर्ड गुड्स है लेकिन कोई लॉस हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात मैंने आपको बता रखा है कि भैया पहली एंट्री ये सोच के करेंगे भैया माल कितने का जला या माल कितने की चोरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का जला है, 10,000 का। क्या लिखेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जितने का माल जला पहले उसकी एंट्री कर लो, 10,000। ठीक है, उसके बाद हम क्लेम करेंगे। क्लेम किससे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। 3 एंट्री याद रखना, पहले जलने की, फिर क्लेम करने की, फिर रिसीव करने की। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर हम क्लेम करेंगे। जब हम क्लेम करेंगे बच्चों तो पूरे 10,000 का ही क्लेम करेंगे, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ, पूरे का पूरा रिसीव हो गया है, पूरा रिसीव हुआ है। क्या लिखेंगे हम, जब हम रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 10,000 मिल गया टू इंश्योरेंस कंपनी। गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है, 10,000। तो भाई यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट नहीं जाना। आई होप बच्चों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, टॉपिक मैंने खत्म करा दिए हैं, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ध्यान देना, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा,
सोल्ड गुड्स टू रजत एंड कंपनी, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट 25% प्रॉफिट। बोला कहा हमने रजत एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया है 10,000 का एट 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट के ऊपर, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को डिस्काउंट वाला टॉपिक समझाया था। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे पिछले लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर लिखा है हमने रजत एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया था 10,000 का, 10,000 का गुड्स है, और हमने जब उनको सोल्ड किया तो अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 25%, एड प्रॉफिट 25%, 25% आप इसमें ऐड करते हैं तो 2,500 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये हो जाएगा 12,500। ओके, फिर उसके बाद वो लिखा है अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% बोले तो इसका आ जाएगा 1,250 रुपए बन जाएगा 10% इसका, ठीक है। तो हम इसको लेस करते हैं तो 052 हो गया, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11,250, ठीक है। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, एंड 2% कैश डिस्काउंट, और 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है। अब आगे समझने वाली बात है बच्चों, रजत एंड कंपनी मेड 60% पेमेंट इमीडिएटली। बोले लिखा है रजत एंड कंपनी ने सिर्फ 60% ही पेमेंट दिया है। आपको पता है कैश डिस्काउंट का पॉइंट जो आया है, लेकिन कैश डिस्काउंट इस पूरे अमाउंट पे नहीं निकालेंगे क्योंकि पेमेंट पूरी नहीं हुई है, पेमेंट सिर्फ इसकी 60% की पेमेंट हुई है, 60% की पेमेंट हुई। आपको पता है कैश डिस्काउंट पेमेंट अमाउंट पे दिया जाता है, जितना कैश में पेमेंट होगी उस पर तो डिस्काउंट दोगे, तो 60% की पेमेंट हुई है। तो मैं यदि 60% निकालूं 11,250 का 60% निकालूं यदि मैं, तो ये बन जाएगा मेरा कितना हो जाएगा मेरा ये 6 5 33, 6 2 12 और 3 15 1, 6 1 6 1 7 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 6,750 की पेमेंट हुई है, ठीक है। यानी 60% ही पेमेंट हुई है। पेमेंट कितनी हुई है? 60% ही। तो हम इस पे निकालेंगे कैश डिस्काउंट, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, समझ में आ रही बात? तो कैश डिस्काउंट लेस करेंगे तो 6,750 का कितना कैश डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो जब हम 2% निकालते हैं, 2 1 2 2 5 से ले जाएंगे इसको, 5 1 5 हो गया, 5 3 15 और 5 5 यानी 135 लेस हो जाएगा मेरा। 135 हम इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 135 जब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 1, और ये हो जाएगा आपका 6 6, यानी 6,615 रुपीज की पेमेंट हुई है। बाकी बच गया 40%, वो क्रेडिट रहा होगा। तो यहां पे हमने सेल किया था ना, यानी बाकी मेरा क्या रहा होगा? क्रेडिट सेल रहा होगा, ठीक है। कितने अमाउंट से? तो 11,250 में से 67,50 तो हमारा कैश 60% पेमेंट हुई थी, बाकी बचा हुआ जो है वो आपका क्या है? क्रेडिट है। यानी कितना हो जाएगा मेरा ये? 4,500, यानी 4,500 का क्रेडिट सेल हो गया, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां बता रखा था क्या कि 10,000 का गुड्स, कॉस्टिंग 10,000 है इसकी, 10,000 रुपए वाला गुड्स हमने रजत एंड कंपनी को क्या किया था? सोल्ड किया था, जिसमें 25% हमने प्रॉफिट जोड़ा था अपना। कस्टमर को नहीं बताते कि हम प्रॉफिट भी जोड़ रहे हैं अपना, हम प्रॉफिट जोड़ के ही सारा अमाउंट बता रहे होते हैं। हम कस्टमर को जब भी बेचते हैं तो हम तो वो अमाउंट बताते हैं जो सेलिंग प्राइस होती है। तो हमने 25% प्रॉफिट जोड़ा हुआ था, तो 12,500। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये लेस कर दिया तो 11,250 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट तक तो हमारा कोई काम है ही नहीं जर्नल एंट्री में, तो यहां तक का कोई भी काम जर्नल एंट्री में नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? तो ये अब 11,250 बनता है, तो 11,250 में सिर्फ 60% की ही पेमेंट हुई है,
देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 60% पेमेंट इमीडिएटली हुआ है, रजतन कंपनी ने 60% की पेमेंट की, तो इसका मैंने 60% निकाला तो 6750 आया। तुम्हें पता है कैश डिस्काउंट तो सिर्फ उसी अमाउंट पे मिलता है जितने की पेमेंट होती है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे कितने परसेंट था, कैश डिस्काउंट है हमारा यहाँ पे 2%, तो मैंने 6750 का 2% निकाला तो 135 आया, लेस कर दिया, बाकी बचा हुआ तो उधार रहा होगा ना, ये हो गया, यानी 40% जो बच गया इसका वो क्रेडिट सेल रहा होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। आपने बेचा है तो आपके पास पैसे आए होंगे, क्या लिखोगे आप, ये भी देख लो चेक से पेमेंट तो नहीं हुई है, नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, चेक से पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो पैसे आए होंगे कैश अकाउंट डेबिट, जब आपके पास पैसे आए होंगे तो कितने पैसे आए होंगे, 6615। मैंने आपको कहा था कैश अकाउंट जहां लिखते हैं वहीं पे कैश डिस्काउंट भी दिखाया जाता है, क्या लिख देंगे, डिस्काउंट, जहां जहां कैश जाएगा या बैंक जाएगा वहां डिस्काउंट जाता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 135 से, हाँ जी सर याद आ गया हमें। फिर हमने क्रेडिट सेल किया है, तो क्रेडिट सेल तो नाम से दिखाया जाता है, कस्टमर का नाम लिखते हैं जिसको हम उधार बेचते हैं, यानी क्रेडिट सेल वाला नाम से दिखाएंगे, रजत एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा कितने से, 4500 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट दिखा देंगे कितना, 11250, ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैश डिस्काउंट कैसे आपको निकालना है। यहाँ पे पूरी पेमेंट नहीं हुई, मान लो बच्चों 60% के पेमेंट के बारे में नहीं बोला होता, सिर्फ बोला होता 2% कैश डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट इसी पे निकाल देते 2%, हमने पिछले लेक्चर में लिया था। यहाँ पे सिर्फ 60% की पेमेंट हुई है इसलिए 60% पे ही कैश डिस्काउंट निकाला है, बाकी बचा हुआ क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला तो नाम से दिखाया जाता है, जितना पैसा है वो लिख दिया, जितना डिस्काउंट हुआ वो लिख दिया कैश, और इससे पहले वाला तो चीजें दिखाते ही नहीं जनरल एंट्री में। तो ये हमारी सेल वैल्यू आई है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, सेल वैल्यू है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट ये दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, अच्छे पॉइंट लेकर आज हम खत्म करेंगे जनरल एंट्री को। देखो आगे लिखा हुआ है मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 10,000 डेस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का जो मशीनरी है ना वो आग से जलकर नुकसान हो गया। ठीक है, अभी मैंने लॉस बाय फायर वाली चीजें बताई थी आपको, ठीक है, लेकिन वहां पे गुड्स चल रहा था, यहाँ पे मशीनरी लॉस हुआ हमारा। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड क्लेम ऑफ 7,500, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम कितना दिया, 7,500 का। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या समझाया था, जितना लॉस हुआ उसकी एंट्री करो। सबसे पहले लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने वाली मशीनरी चलिए भाई, 10,000 लिख दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात चलिए तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, हम डालेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, हम क्लेम करेंगे, पहले हम 10,000 की क्लेम करेंगे, क्लेम कर दिया। अब कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया, कंपनी ने हमें सिर्फ कितना दिया भैया, कंपनी ने हमें सिर्फ 7,500 रुपए दिए। इंश्योरेंस कंपनी से मिलना कितना चाहिए था मुझे, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिलना था चाहिए था 10,000, गिवर था वो 10,000 का, लेकिन 7,500 ही दिया, तो बाकी मेरा क्या हो गया भाई, बाकी मेरा लॉस हो गया, जो कि हम कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,500। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, हम सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, देख लो। अगला पॉइंट वो लिखा है, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है पेड लैंडलॉर्ड ₹1,500 फॉर रेंट, हमने रेंट के नाम पर 1,500 रुपए की पेमेंट की है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड मैंने मकान मालिक को हमने 1,500 रुपए की पेमेंट की है। 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्युपाइड बाई द प्रोप्राइटर फॉर हिज ऑन रेजिडेंस, और उसका 1/3 पार्ट जो था ना, जिस जगह का हमने रेंट पे किया ना, प्रीमाइसेस माने जगह होती है, जिस जगह का हमने रेंट पे किया है ना, उसका 1/3 पार्ट मालिक खुद के लिए इस्तेमाल करा था, तो 1,500 रुपए में से 1/3 वो पर्सनल यूज करा था, यानी 500 रुपए का इस्तेमाल, 500 रुपए वाला एरिया जो है वो खुद वो ऑक्युपाई कर रहा था। ठीक है, तो आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली बार रेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि 500 रुपए वाला जगह का इस्तेमाल वो खुद कर रहा है, बाकी 1,000 वो अपने बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहा है। समझ में आ रही बात। टू पेमेंट की है हमने, चेक से तो नहीं की है, चेक के बारे में नहीं लिखा है, क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, पेमेंट गई है 1,500, जरा ध्यान देना, पेमेंट गई है 1,500, जिसमें से कि 1/3 वो खुद ऑक्युपाइड करा था, इसलिए इसको ड्राइंग के नाम से दिखाया हमने।
तो ड्राइंग के नाम से 500 दिखाया, बाकी बचा हुआ बिजनेस के लिए यूज हुआ, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1000। आई होप अच्छे से आ रहा होगा समझ में। आगे देखते हैं फटाफट, आगे देखते हैं। आगे लिखा है सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख अगेंस्ट चेक। एक पर्सनल कार बेचा गया चेक में, ठीक है, कहने का मतलब कार बेच के चेक मिला है। विच वाज डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट, ठीक है, जो कि उसने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया है। बच्चों मैंने जानबूझ के अच्छे वाले पॉइंट उठाए हैं। सोच के देखो, कोई मालिक जो है अपने खुद का कार बेचकर और खुद के सेविंग अकाउंट में डाल रहा है पैसा, क्या बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ा इसका? बिजनेस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, क्योंकि हम जो जनरल एंट्री करते हैं किसकी बिहाफ पे सोचते हैं? बिजनेस के बिहाफ पर सोचते हैं। तो इसकी नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप अपनी पर्सनल कार बेच के पर्सनल सेविंग अकाउंट में डाल दोगे तो बिजनेस पे क्या हुआ? कुछ नहीं ना, इसलिए इसकी कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। सोल्ड पर्सनल कार फॉर 75,000 इन कैश। पर्सनल कार बेच दी 75,000 रुपए, वो भी कैश में बेची है। एंड इंट्रोड्यूस इट एज कैपिटल इनटू बिजनेस, और ये पैसा बिजनेस में लगा दिया। सोच के देखो, एक पर्सनल कार था, उसको बेचा, कितने में बेचा? 75,000 रुपए में बेचा, और वो बिजनेस में लगा दिया। पर्सनल कार बेचा, पैसा जो आया वो बिजनेस में लगा दिया। भाई बिजनेस के अंदर तो पैसा आ गया ना, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारे बिजनेस का कैपिटल बढ़ा होगा, समझ में आ रही बात? 75,000। अब ये मत सोचना उसने पर्सनल कार बेची। अरे भैया पर्सनल कार बेची है ना, तो उसका पर्सनल है ना। आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ? बिजनेस के अंदर क्या हुआ? बिजनेस के अंदर पैसा आया है, चाहे वो कहीं से भी लाए। बिजनेस, आपको तो जनरल एंट्री करते समय बिजनेस के भी यहाँ पर सोचना है। तो बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल को बढ़ाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और ले लेते हैं। एक पॉइंट में क्या रखा है? पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमेशा एक बात याद रखना, कोई मशीनरी आप परचेज कर रहे हो या कोई भी फिक्स एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, उस समय आप उसके इंस्टॉलेशन में, उसको लाने में, जैसे उसको लाने में कोई खर्चा हो गया, उसको इंस्टॉल कराने में कोई खर्चा हो गया, तो आपको वो खर्चे उसी के नाम से दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आप एक एलईडी टीवी खरीद के लेकर आ रहे हो घर के लिए, वो एलईडी टीवी आपको 40,000 रुपीज का पड़ा, लेकिन आपने क्या किया, किसी को किराया देकर उसको अपने घर तक मंगाए हो, ठीक है ना। किसी रिक्शे वाले को आपने बोला भाई घर तक पहुंचा दे, उसने भी 200 रुपये ले लिए। तो आप जब वो टीवी, आपको जो एलईडी टीवी पड़ी वो कितने की पड़ गई? 40,200 रुपीज की। समझ में आ रही बात? तो आप कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, उस समय उस पर जितना भी खर्चा करोगे, उसको पुट टू यूज करने में या उसको इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा करोगे ना, वो सारा उसी के नाम से दिखाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हमने मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए वेजेस दिया है। तो आप क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे इस पॉइंट में ना गलती करते हैं। ये कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 2500। बच्चे सोचते हैं वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट डाल दें। यदि सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता वेजेस पेड, कि वेजेस पे किया गया, तब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? वेजेस पे किया गया है, लेकिन किस चीज के लिए? मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पे किया गया है। इसी तरह मशीनरी को लाने के लिए भी कोई फ्राइट वगैरह पे किया गया होता तो भी हम क्या लिखते हैं? फ्राइट अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों ये मेरी तरफ से बच्चों मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री के लगभग मैंने कहा था जनरल एंट्री खत्म नहीं होती। अब ये मैं सोचना कि जो पॉइंट मैंने आपके हिसाब से सारे पॉइंट समझा दिए हैं जनरल एंट्री के। 3 लेक्चर में मैंने कवर किया है। मैं चाहता तो एक लेक्चर में फटाफट खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फुल्ली कंटेंट, सारे कंटेंट देना चाहता हूं मैं, ठीक है। इसलिए 3 लेक्चर में मैंने कवर आउट किया। मैंने क्वेश्चन भी ले लिए ताकि आपको क्लियरली समझ में जाए। अब आप लोगों को अच्छे से जनरल एंट्री आ रहा होगा। आप एक बार हमारे पिछले वीडियोस में भी जाकर देख सकते हो, जो इस वीडियो में पहली बार थे, ठीक है। तो वो बच्चे पिछले वीडियोस में जाए, वहां से भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक हमने लेक्चर फर्स्ट में कवर किया था,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीएसटी वाले जनरल एंट्रीज लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को वेट करना है और हमारे चैनल के साथ बने रहना है और हमें लाइक देना है, हमें सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपका एक फर्ज बनता है हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। शेयर करोगे, सब्सक्राइबर इंक्लूड होगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम भी ज्यादातर मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जीएसटी वाले जनरल एंट्रीज कराऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।